नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। दोस्तों, जब हमारे देश का किसान नाखुश है तो यह बहुत सोचने वाला बात है कि हमारा देश का क्या हालात है। दोस्तों, एक देश की ऐसी आबादी जिसका देश की कुल आबादी में लगभग 55 से 60% हिस्सा हो, वह अगर नाराज हो तो सोचने वाली बात है कि देश का क्या हाल है। दोस्तों, ध्यान आता है जो हमने पढ़ाई की है 1960s का दौर, 1960 का दौर, जिस समय भारत तरह तरह के चुनौतियों और समस्याओं से का सामना कर रहा था। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, तब एक नए प्रधानमंत्री को तलाशना था। उसके अलावा 1960 के दशक में ही हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस हुई थी। 1962 में भारत को चाइना के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने एक बड़ा ही नामचिन्ह और एक बहुत महत्वपूर्ण नारा दिया था। नारा था जय जवान जय किसान। दोस्तों, इन चीज़ों की आज बहुत कमी महसूस होती है। देश की आबादी का जिस सेक्टर में 55% हिस्सेदारी लगा हो, वह हिस्सा यदि नाखुश हो तो सोचने पर हम आतुर हो जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं, और अगर हम ना भी सोचें तो यह हमारे लिए संभव नहीं है। तो दोस्तों, जब देश में अलग अलग हिस्सों में देश के किसान धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं, तो हम इस विषय पर बात करने से कैसे चूक सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस विषय में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आखिर देश के अलग अलग हिस्सों में जो हमारे किसान हैं, जो देश की एक सबसे बड़ी आबादी है, जिस सेक्टर में, जिस कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार की सुविधाएं हैं और हमारा किसान लगा हुआ है, उस सेक्टर का आखिर इतना बदतर हाल कैसे हो चुका है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इसमें आपको और कुछ बताऊं, सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताता हूं, कुछ डेटा बताता हूं। आप उस डेटा के आधार पर यह समझ सकते हैं कि हमारे देश में खेतीबाड़ी और किसानी का क्या हाल है। दोस्तों, सबसे पहला डेटा जो कहता है वो ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो देश की कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा खेतीबाड़ी में लगा हुआ था, कृषि में लगा हुआ था। एक गौर करने वाली बात है, जब आज 2020 चल रहा है तो आज के दौर में देश की लगभग 55% आबादी एग्रीकल्चर या कृषि के सेक्टर में लगी हुई है। मतलब कि इसमें कुछ भारी कमी नहीं आई है। जैसा कि अमेरिका में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर कृषि के क्षेत्र में लोगों की जो जनसंख्या थी वो बहुत तेज़ रफ्तार से घटी, लेकिन हमारे यहाँ आज़ादी के समय 70% कुल आबादी का खेती बाड़ी में लगा हुआ था, और आज के समय में भी देश की कुल आबादी का लगभग 55% हिस्सा खेती में लगा हुआ है। अब यदि हम तुलना करें कि 2017 जो हमारा ये 20 चल रहा है, इस 2020 में हमारी जीडीपी में खेती बाड़ी का और कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना योगदान है, और 1947 जब देश आज़ाद हुआ था उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना उसका योगदान था, तो आप दंग रह जाएंगे। जब देश आज़ाद हुआ था तो 1947 में कुल जीडीपी में से लगभग 54% जीडीपी का जो हिस्सा होता था, मतलब 54% जीडीपी पूरे, अगर 100 रुपये देश ने कमाए हैं तो उसमें से 54 रुपये की जो कमाई होती थी उसकी हिस्सेदारी होती थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। मतलब आज़ादी के बाद के स्टार्टिंग के दशकों में हमारे देश में कृषि की जो सेक्टर थी वो जीडीपी में बहुत योगदान करती थी। यदि आज के समय में उसकी तुलना की जाए तो दोस्तों, आज 2020 जब चल रहा है तो आज देश की कुल जीडीपी में सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का, जिसको हम अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, उसका जीडीपी में योगदान सिर्फ 17% है। जी हाँ दोस्तों, ओनली 17%। तो जिस सेक्टर की आज हमारे देश में, जिस सेक्टर में 55% आबादी लगे हुए हो, वो सेक्टर हमारे जीडीपी में सिर्फ 17% का योगदान देता हो, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। दोस्तों, इसके अलावा आपको कुछ और फिगर बताता हूं और डेटा बताता हूं, आप इस पे गौर करिएगा। ये तमाम तरीके के जो फैक्ट हैं और फिगर्स हैं, डेटा हैं, वो हमारे देश की एग्रीकल्चर व्यवस्था की, हमारे देश की कृषि व्यवस्था की पोल खोलती है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार, जो 2011 में जनगणना हुई थी उनके अनुसार, ऑन एन एवरेज, रोज अगर एवरेज देखा जाए तो रोज भारत के लगभग
2000 किसान खेती बाड़ी को छोड़कर उससे बाय बाय कर रहे हैं। मतलब कि ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो हर महीने में लगभग 60,000 से 62,000 लोग खेती छोड़ रहे हैं। और यदि सालाना देखा जाए तो लगभग 7,20,000 या उससे भी ज़्यादा, तो आप ये कह सकते हैं कि 7.5-8 लाख लोग हर साल भारत में खेती से अपने आप को अलग कर रहे हैं। आखिर में इसका रीज़न क्या है, इस रीजन पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यह जानना जरूरी है कि भारत में 2011 की जनगणना यह कहती है कि प्रतिदिन लगभग ऑन एन एवरेज 2000 किसान खेतीबाड़ी से अपना मुंह मोड़ रहे हैं, क्योंकि खेतीबाड़ी अब घाटे का सौदा बन चुका है। और यदि इसको साल भर में देखा जाए तो प्रति वर्ष लगभग 7.5 लाख, 7 लाख और 8 लाख लगभग किसान खेतीबाड़ी से बाय बाय कर रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं। दोस्तों एक दूसरे डेटा पर भी हम नज़र डालते हैं। ये दूसरा जो डेटा है वो हमारी एक जो हम अनदर डेटा पे डालते हैं, ये जो डेटा है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने कलेक्ट किया है, जिसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप है, द गाँव कनेक्शन करके ग्रुप है उसका है। ये डेटा कहता है कि भारत में लगभग जो आज खेती करने वाले किसानों की आबादी है उनमें से लगभग 42 से 48%, जी हाँ दोस्तों, 42 से 48% जो किसान हैं जो अब एज में जा रहे हैं, 50 और 60 के बीच वाले जो एज के लोग हैं, वो चाहते हैं, लगभग 42 से 48% ऐसे किसान हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी खेती बाड़ी ना करे, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से अपना नाता तोड़ ले और खेती बाड़ी ना करे। एक दूसरा डेटा भी है, लगभग 13 से 14% किसान ऐसे हैं जो ये तो चाहते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी खेती बाड़ी करे, लेकिन उन 14% किसान ऐसे हैं जो खुद चाहते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी खेती बाड़ी करे, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी इस बात को मानने की तैयार नहीं है। मतलब वो अर्बन एरिया में जाना चाहता है, सिटी एरिया में जाना चाहता है, नगरीय क्षेत्रों में जाना चाहता है और एग्रीकल्चर को छोड़ करके अलग सेक्टर में अपनी करियर को, अपने जॉब के लिए आगे की तरफ चलना चाहता है। दोस्तों ये तो जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा गौर करने वाली बातें हैं। अब आपको एक फिगर और दिखाता हूं आपके स्क्रीन पर। ये आपके पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ पर आप नजर डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि देश की आजादी के बाद से लेकर के और 2016-17 के आसपास तक जो आगे की भी डेटा हमें मिल जाएगी, हम उसकी बात कर सकते हैं। किस प्रकार आप देखिए, इसमें जो सबसे पहला सेक्टर दिखाई दे रहा है आपको पाई चार्ट में, वो आपको सबसे पहले इस ग्राफ में आपको एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात कर रहा है, जो दूसरा है वो इंडस्ट्री की सेक्टर की बात कर रहा है और तीसरा जो है वो सर्विस सेक्टर की बात कर रहा है। अगर आप नज़र डालेंगे तो जो स्टार्टिंग का ईयर है उसमें एग्रीकल्चर में लगभग 51.9% जीडीपी में योगदान देता है, जबकि इंडस्ट्री जो है वो 11.1% देता है और सर्विस सेक्टर से, मतलब सेवा के क्षेत्र से 34.6% योगदान आता है। अब आप इस पे बारीक बारीक नज़र डालिए और आगे की तरफ बढ़िए। जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ईच फाइनेंशियल ईयर में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद आप ये देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो खेती से होने वाली आमदनी है और जो जीडीपी में खेती का होने वाला योगदान है वो धीरे धीरे कैसे घटता जा रहा है। और आते आते आप एंड तक इसे देखेंगे कि खेती का जो योगदान है 2016-17 और 15-16 तक आते आते लगभग 20% के आसपास में पहुंच जाता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो पहले 11.1% या लगभग 11 से 12% योगदान देती थी, उसका योगदान कितना बढ़ चुका है और सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है। आप यह गौर करिए, आप इन सभी का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तुलनात्मक आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, तब आप इन सब चीज़ों को बहुत बारीक से समझ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उन प्रत्येक मुद्दों की। जैसे आज के दौर में जो किसानों का धरना है, प्रदर्शन है, दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में, पूरे देश में जो किसानों का अलग अलग तरीके से आक्रोश है, गुस्सा है, वो किन चीज़ों को लेकर के है? वो इन्हीं बातों को लेकर के है कि समय के साथ साथ इन 3 कानूनी बिल को अभी थोड़ी देर के साइड रखते हैं। वो किसान आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भले ही आज एक धरना प्रदर्शन का जो शॉर्ट गोल है वो ये है कि इस कानून से उन्हें एमएसपी को खतरा होता हुआ लगता है या फिर कॉरपोरेट के पास उसके जंजाल में अटक जाने का लगता है। लेकिन किसानों के इस आंदोलन का इतिहास पुराना है, इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। आप गौर करिए, प्रत्येक साल किसानों को होने वाली कमाई 2016 में अगर आप गौर करेंगे 2016-17 में अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ 2016-17 कहा जाता है कि भारत के लगभग 17 स्टेट्स में जो किसानों की आमदनी है वो एनुअली 20,000 है। मतलब लगभग 17 राज्यों के और
प्रदेशों के जो किसान हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो साल भर में उनकी ऑन एन एवरेज कमाई 20,000 रुपये है, मतलब कि लगभग 1700 रुपये का महीना। क्या आप सोच भी सकते हैं कि आज के दौर में जब 2020 चल रहा है, जब जीवन की जो हमारी मूलभूत चीज़ें हैं, जो बेसिक नेसेसिटी हैं, दूध और दवाई और रोटी कपड़ा, इन सब चीज़ों की जो इतनी महंगाई है, वैसे में एक किसान 1700 रुपये में अपना जीवन कैसे चला सकता है। और यदि सरकार 2022 तक इस 1700 को दोगुना करके 3400 और 3500 और 4000 कर भी दे, तो क्या 4000 में भी एक किसान का परिवार चल सकता है? क्या उसके बच्चे पढ़ सकते हैं? ये चीज़ गौर करने वाली बात है। एक चीज़ और है जो आपको मैं इसी पर ही ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो इकोनॉमिक सर्वे ही है 2016-17 का ही है, वो हमें ध्यान दिलाता है कि भारत में लगभग प्रति वर्ष लगभग 50 से लेकर 90 लाख लोगों के बीच ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग 1 करोड़ लोग भारत में प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। दोस्तों, ये लोग कौन से हैं? ये लोग वही हैं जो पहले कृषि के क्षेत्र में काम करते रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार कृषि का रफ्तार कम होता गया, खेती बाड़ी में होने वाला फायदा कम होता गया, ये कृषि में काम करने वाले व्यक्ति शहर में आकर उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में अपने ये मजदूर लेबर बनने को बाध्य हैं ताकि इनका जीवन चल सके। तो दोस्तों, सरकार की ये जो तीनों बिल है और सरकार की जो ये तमाम योजनाएं हैं, वो कई मायनों में ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वो गांव के उन कृषि में समृद्ध लोगों को गांव की कृषि से छुड़वाकर उन्हें शहरों में लाकर किसी उद्योगपति के फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर बना देना चाहते हैं। दोस्तों, आखिर में कृषि व्यवस्था के सामने इतनी बड़ी संकट आई कैसे? इसके लिए हमारा पूरा दशक जिम्मेदार है, जो आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक का है। इसके लिए सिर्फ कोई एक गवर्नमेंट, कोई एक मुख्यमंत्री या कोई एक प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए आज तक जो हमारी जो 7 दशक का टाइम बीता है, 7 डेकेड्स और प्लस का टाइम बीता है, वो जिम्मेदार है। किसानों की इस हालात के लिए सभी तरीके की राजनीतिक पार्टियां, सभी तरीके के सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी जिम्मेदार है, क्योंकि कोई भी किसानों के एक्चुअल समस्या पर नहीं बात करना चाहता है। जैसे ही आंदोलन उठती है, उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी ऐसे कह के दबाने का प्रयास किया जाता है। स्टेट में होती है तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी और बहुत मजबूत कोई भी ऐसा नेता नहीं दिखता है जो कि किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझता हो और उनकी सभी समस्याओं के हल करके एक ऐसे धंधा को, जिसमें कि लगभग 55% आबादी लगी हुई है, उसको हल करने की बात करता हो। आज किसानों के सामने तरह तरह के चैलेंज हैं। उनको सबसे पहला बात, खेती करने के लिए जो लोन मिल पाता है उसका इंटरेस्ट रेट क्या है? खेती अगर हो या ना हो, वो तो लोन उन्हें चुकाना पड़ता है। अगर बैंक से लोन नहीं मिलता है तो उन्हें बैंक किसी साहूकार से, उनको मनी लेंडर से लोन लेना पड़ेगा, जिसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है। उनके पास मशीन कितनी अच्छी पहुँच गई हुई है, फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड्स हैं ये सब कितना पहुँच रहे हैं, जो जैविक खाद है वो किसानों के पास कितने अच्छे से पहुँच रहा है। किसान का अगर ये सब कुछ हो भी जाए, तो किसान का अगर उत्पादन अच्छा भी हो जाए, तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर में ज़्यादा उत्पादन का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन किसानों के लिए ये स्थिति बिल्कुल उलट है। किसान और कृषि के सेक्टर में, खेती के क्षेत्र में यदि एक किसान फसल का ज़्यादा उत्पादन कर लेता है तो दोस्तों उसको नुकसान उठाना पड़ता है। ये बिल्कुल विपरीत इकोनॉमी है, बिल्कुल विपरीत हालात है कि किसान की फसल अगर अच्छी हो जाए तो उसके फसल की कीमत जो है वो बाज़ार में पिट जाए। ये चीज़ें हैं। किसानों के पास अपने सामान को स्टॉक करके रखने की चीज़ें नहीं हैं जिसे वो अपने समय के साथ बेच सके जब उन्हें अच्छा कीमत मिले। किसान फसल उत्पादन के तुरंत बाद अपने इन फसलों को बेचने को बाध्य हैं, मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास अपने इस उत्पादित फसलों को इकट्ठा करके, इस प्रोडक्टिव जो उनका सामान हो चुका है, इसको इकट्ठा करके रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो दोस्तों, ये तमाम तरीके की समस्याएं हैं। आज भले ही लोग इस सिर्फ आज की भारत जो बंद का है किसानों के लिए समर्थन में आंदोलन है, आज लोगों को सिर्फ इतना समेट करके देखते हो कि आज इन 3 लॉ या 3 कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत व्यापक रूप से देखता हूं कि आखिर में किसानों के विरोध का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो दोस्तों, ये तमाम तरीके कारण हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दोगुना आय कर देना कोई हल नहीं है, क्योंकि 1700 रुपये एवरेज आय को 3400 रुपये बना देने से किसान के परिवार का पेट नहीं भरने वाला। तो दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।